Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग ही हो गई अब तो स्टार्ट करते हैं। पेपर लीक की बहुत खबरें आ रही हैं इधर उधर से, उन पे भी चर्चा करेंगे और ये पेपर 1 है जिसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे। CDP 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना। और अच्छा सा पेपर आया है, कंपैरेटिवली इजी है। एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हैं और अदरवाइज तो ये वाला पेपर आसान ही है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। बात रही पेपर लीक की, कई लोग आप में से मैसेज देखो अभी भी यहाँ पे लगातार आ रहा है, क्या पेपर लीक हुआ है, क्या पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल कराओ, इस तरह की चीज़ें जो हैं चल रही हैं। देखिए, एक तो ये पेपर है जो अभी हो चुका है, फाइनली आप दे करके आ चुके हैं 4 बजे, है ना। 4:30 2 से 4:30 तक आपने पेपर खत्म कर दिया था और ये आपने PDF भेज दिया, ये सामने है। 30 क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे और ऑफिशियली पूरी सटीकता रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की में भी वैसे ही रहते हैं, फिर भी 1% हम चांस लेके चलते हैं। ठीक, बात रही कैंसिल होने की, तो देखो ये बहुत हर बार का है। ये ऐसा कोई साल ही शायद जाता होगा जब पेपर हो और कोई ये ना कहने आ जाए कि कैंसिल कराओ इसको, या फिर ये तो गलत ले लिया, या फिर ये तो मतलब ऐसा नहीं ऐसा है और ये तो कैंसिल हो गया, पहले आ गया था, और वो बात सत्यापित नहीं हो पाती है। अगर CTET की पूरी हिस्ट्री उठा करके आप देखेंगे, रेयर ही कभी ऐसा हुआ होगा कि इस तरह की बात पे CBSE ने कुछ किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है कहीं, तो हद से हद जो पर्टिकुलर सेंटर है वहीं के जो एग्जामिनेशन है उसको री एग्जाम करा लिया जाता है किसी भी रीज़न से। मैं कैंसिलेशन तो मतलब मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ कि कैंसिलेशन की वजह से CTET का एग्ज़ाम जो है दोबारा, बहुत पुरानी बात हो गई होगी अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा तो, अदरवाइज है नहीं ऐसा। तो मतलब एटलीस्ट 2015-16 से तो मतलब मुझे अच्छे से याद है, तब से तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक तो इस बात को अभी के लिए साइड करना है, क्योंकि ये मैं और आप सत्यापित नहीं कर सकते कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। न्यूज़ सोशल मीडिया पे तो कुछ भी मतलब चल जाता है कई बार, तो वी डोंट नो। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो पता नहीं, शायद इस तरह के कुछ रीजंस रहते हो, लेकिन अभी तो यही है कि आपका पेपर दे के आए हो, 15 दिन बाद आंसर की आएगी, उसके 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 1 महीने में प्रोसेस पूरा कंप्लीट। ठीक, आते हैं फटाफट से। अगर इस तरह का कुछ हुआ होगा तो वो CBSE का काम है, वो देखेंगे, है ना। आते हैं एक बार, इसमें लगेगा कि हाँ सच में कोई एविडेंस है तब तो इस पर बात की जाएगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी होगा, या इस तरह की चीज़ें कितनी सही हैं उसके लिए आप वेट करिए, है ना। अभी प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ का वेट करिए। तो स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। पहला क्वेश्चन फटाफट से पिक करेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है जो कहता है असर्शन और रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग के भर भर के क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में। स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, यानी विद्यालय पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल भाई, बच्चा जो भी घर से लेके आए वो महत्वपूर्ण है, ये बात हम हमेशा कहते हैं, तो ट्रू है। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी सांस्कृतिक पहचान को अगर हम बनाए रखेंगे, बच्चों को एक्सेप्टेड महसूस कराएंगे, तो लर्निंग को भी बढ़ावा मिलेगा, बच्चा खुश होकर या कनेक्टेड होकर सीख पाएगा। दोनों ही बातें सही हैं, C ऑप्शन यहां सही हो गया। A और R दोनों सही हैं और A R की सही व्याख्या भी करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाफट से देखेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे शायद बेटर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, यानी जो सामाजिक रचनावादी मतलब वाइगॉस्की को याद कर लीजिए। तो लेक्चरिंग से या एक्सप्लेनिंग से, रिकॉल से नहीं भाई, पैसिवली फ्रॉम अदर्स नहीं, तो लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, शिक्षार्थी ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ही आंसर जो है यहाँ 4th सही बनेगा। चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे, फटाफट से इसको भी देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 पेपर 2 में वो लास्ट में करेक्ट करा दिया था, वो मिसरीड कर लिया था मैंने, गलत पढ़ लिया था, तो उसको करेक्ट करा दिया था लास्ट में, वीडियो जाके देख लेना। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? सोशल एक्शन, हाँ भाई सोशल होती है, लर्निंग जो है अपने आप में एक सोशल प्रोसेस है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, प्रोडक्ट तो हमें अवॉइड ही करना है किसी भी चीज को मानने से। इवैल्यूएशन केस में कुछ हद तक सही होता है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक केस होता है, अदरवाइज ना तो लर्निंग एक प्रोडक्ट होती है, ना एक जो है हम डेवलपमेंट की बात करें वो। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स जो प्रीवियस बनी हुई हैं, लेकिन एक ही बात सही है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, जबकि ये एक प्रक्रिया है लॉन्ग लाइफ लॉन्ग चलने वाली, ग्रेजुअल क्रमिक चलती है, पूरे जीवन पर्यंत चलती है। तो ये बात गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का और फिर बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन दी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी
विकास के क्रम में चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स, जीएफ बताया था, जी टू एफ जाते हैं यानी ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट लीनियर नहीं हो सकता, ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल, नियर टू फार, नियर टू फार, ठीक है ना। एनार्किक यानी अस्थायी या अराजक है, सेफेलोकॉर्डियल नहीं, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास है ये, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से सीमाओं की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब फटाफट से, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला हो और ये ना बताया हो कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, है ना, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सब इसी में आता है, जो भी काम दिमाग से होते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास से दिमाग के काम है, इवन भाषा भी आपकी यहीं से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फटाफट से, देखना भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? रस्सी कूदते समय आरू एक बच्ची है, जब उसके पैर में रस्सी फंस गई तो उसने कहा इस रस्सी ने मुझे जान करके चोट पहुंचाई है, मतलब एनिमिस्टिक है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एनिमिज्म समझते हैं आप, डिस्कस किया था, यानी जीववाद या एनिमिज्म, निर्जीव को सजीव यानी नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है, अपने खिलौनों से बात करता हुआ मिल जाएगा उनको सजीव समझ के। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो फोन वाला एग्जांपल भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, समीपस्थ विकास कहता है कि शैशवावस्था में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज अ सेंसिटिव पीरियड, नहीं वो अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी नहीं है, लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स तो भाई अर्ली चाइल्डहुड में जाके डेवलप होती हैं प्रॉपर, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में कितनी फाइन मोटर स्किल्स हैं, है ना, वो तो ग्लास भी ठीक से नहीं पकड़ता। द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, मतलब एक हाथ से या वैसे, है ना, ये बात एकदम सही है कि जो लिम्स हैं वो हैंड्स एंड फीट से तेजी से बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेड टू टो नहीं, प्रॉक्सिमो डिस्टल तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ही हमारे पास सिर्फ एक ही बच रहा था अगर देखा जाए तो, एलिमिनेशन मेथड भी जो हम लगाते हैं बहुत बार, उसका भी इस्तेमाल अगर हम करें तो एक ही ऑप्शन बच रहा था। असर्शन और रीजनिंग का फटाफट से देखिएगा क्या सवाल है, क्या कहता है, देखिएगा फटाफट से क्या कहता है भाई ये सवाल, है ना, पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अब पढ़ पा रहे हो कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया, हल्का सा और इसको जूम इन कर लेंगे, देखना भाई फटाफट से देखते हैं। असर्शन और रीजन, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे नई नॉलेज क्रिएट करेंगे। फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज, इससे हेल्प मिलती है इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुली प्रोसेस करने में, यानी पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान से जोड़ना, दोनों ही बातें सही हैं और आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही बना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इसी तरह का एक सवाल देखना एक बार, इसी तरह का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट, देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 9। हाँ नहीं वो बता दिया पेपर लीक का मैंने आपको शुरुआत में ही, ऐसी खबरें बहुत बार आती हैं। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, बिल्कुल सही बात है, चाइल्डहुड कोई एक संप्रत्य नहीं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग, आपके घर के बच्चे का बचपना और जो रोड पे गुब्बारे बेच रहा है दोनों का बचपना अलग है, एज बेशक सेम हो। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल नहीं हो सकता, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है जी। सार्वभौमिक इस केस में नहीं होगा, स्टेजेस सार्वभौमिक होती हैं, बचपन सार्वभौमिक नहीं होता, ये मैंने आपको मैराथन में भी बताया था, याद होगा आपको, ठीक है ना, तो स्टेज की बात तो की नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है फटाफट से पढ़ेंगे। एक तो इन्होंने इतना छोटे छोटे फॉन्ट में दिया है ना इस बार क्वेश्चन को, मतलब अच्छे खासे इंसान के सर में दर्द हो जाए जो थोड़ा सा थका हुआ हो, कम सोया हो, देखना एक बार, आईसाइट में दिक्कत हो। असर्शन क्या है, इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम, देखना लिखा है चिल्ड्रन मूव फ्रॉम understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। बिल्कुल सही बात है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसमें क्या होते हैं, बच्चे मूव करते हैं, कहां से,
शुरुआत कहां से होती है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से, यानी डांट पड़ेगी तो सही गलत है कोई काम, डांट नहीं पड़ेगी तो सही है। यहां से मूव करते हैं कहां पे, ये समझने पे कि लॉज जो है वो फ्लेक्सिबल है और उनमें परिवर्तन संभव है। पहले वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस, पहली स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक मूव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग स्टेजेस में कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पे। मैंने बताया था आपको कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होता है आपका, तो मैच्योरिटी एज के साथ ही तो बेहतर होती है, पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है ये। तो ANRR ट्रू एंड आर सही व्याख्या करता है ए की बात, ठीक है। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है, यानी यहां से यहां जा रहे हैं, इस समझ से उस समझ तक जा रहे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, यानी पहली स्टेज से लास्ट तक जा रहे हैं, पहले स्तर से प्री कन्वेंशनल से पोस्ट कन्वेंशनल तक जाते हैं स्टेजेस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है जहां सबको समावेशित करके चलना होता है। एकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट्स कोऑपरेशन, ये तो सही है। फिक्स्ड करिकुलम नहीं हो सकता समावेशी शिक्षा में, फ्लेक्सिबल होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 फटाफट से कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्यूट से क्वेश्चंस हैं एकदम, देखना एक बार। लेव वाइगोस्की के बारे में बात हो रही है, प्रपोजेस दैट, सिंपल है, इनर स्पीच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है ना भाई। प्राइवेट स्पीच भी महत्वपूर्ण है, उसी को इन्होंने, ये कभी इनर स्पीच लिख देते हैं इसको और कभी इन्होंने मतलब हिंदी ट्रांसलेशन में, लेकिन आपको पता है कि या तो इनर स्पीच भी वही काम करेगी और प्राइवेट स्पीच होती तब भी वो सही होता, बात बराबर है यहाँ पे, यहाँ के लिए एटलीस्ट क्वेश्चन के हिसाब से। एज पर जीन पियाजे's theory of cognitive development, which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational? पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 को 7 से 11 से मूर्त संक्रियात्मक से कौन अलग करेगा? ये तो 11 प्लस की हो गई एब्स्ट्रैक्ट। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस जन्म से 2 वर्ष हो गए, सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से 2 वर्ष, तो बचा क्या? डिसेंटरिंग। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा 2 से 7 वर्ष का बच्चा डिसेंटर नहीं कर पाता है, जबकि 7 से 11 वर्ष का बच्चा डिसेंटर कर पाएगा, इसीलिए कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन यानी संरक्षण का गुण आ पाता है क्योंकि वो विकेंद्रीकरण कर पाता है, यही मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार, ये क्या कहता है? Which of the following types of questions can help assess a student's ability to evaluate information critically? Critically का मतलब ये समालोचनात्मक चिंतन यानी थिंकिंग, दिमाग पे जोर पड़ेगा बच्चे के, यस और नो में जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एग्जांपल्स दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, ये आसान है कंपैरेटिवली, टेक्स्ट के बारे में ही आपको बताना है, उदाहरण देने हैं 2, समरी बतानी है तो इसमें भी चलो बता दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है, हाई लेवल की थिंकिंग लग रही है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टर्म नहीं। क्वेश्चंस दैट आस्क द स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल ओपिनियन, जब आप अपनी व्यक्तिगत राय पूछेंगे बच्चे की तो व्यक्तिगत राय बनाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है ना, तो दिमाग पे जोर उसको डालना पड़ेगा उस केस में। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, समझते हैं कहानी क्या है। ये कहता है कॉग्निशन और इमोशन का रिश्ता क्या कहलाता है, तो हमें पता है ये बाय डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मैराथन में अच्छे से बताया था, तो इंटरडिपेंडेंट है ये, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन कॉग्निशन को, इंटरडिपेंडेंट है, 4th ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड, कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर होगा प्राइमरी क्लासेस में, भाषा विकास को कैसे अच्छे से कराएंगे? इग्नोर करके नहीं, बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, नहीं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, तो सी ऑप्शन यहां सही है कि मूर्त, जब अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त, जब हम बात कर रहे हैं 2 + 2 4 होता है, तो हम उनको 2 पेन दिखा रहे हैं जो मूर्त हैं, जिनको टच क्या कहेंगे, उनसे 2 टॉफी आपके पास थी, 2 और दे दी, कितनी हो गई? तो अमूर्त चीज को मूर्त तरीके से समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थियरी कि कौन सी चीज किस बात के लिए एट्रीब्यूट करती है, यानी सक्सेस किस बेसिस पे, एट्रीब्यूशन क्या है किसी चीज में, कौन किस चीज के फल क्या, किसके आधार पे जो है आरोपण सिद्धांत, यानी आरोपित, सक्सेस किस बात पे आरोपित है, फेलियर किस बात पे आरोपित है, तो एट्रीब्यूशन थियरी किस पे कहेगी कि परसिस्टेंट एफर्ट एंड इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस किस बात का नतीजा होगी, यानी अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? जो व्यक्ति ये सोचेगा कि इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, कि भाई अगर मैं फेल हुआ हूं तो मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, सक्सीड हुआ हूं तो मैंने मेहनत ज्यादा की है, यानी रीजन जो है वो कंट्रोलेबल है, यानी मेहनत है जो आपके हाथ में है, ये बहुत बार हम डिस्कस भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 18वां सवाल देखिए फटाफट से,
18वां सवाल क्या कहता है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वंचित समूह वर्ग वाले बच्चों के साथ कैसे डील करें, आइसोलेट कर दें, बिल्कुल भी नहीं, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग कर दें, नहीं, हेट्रोजेनस होती है, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स एबिलिटीज, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील होकर के, ना कि आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग कर देंगे, तो थर्ड सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, फटाफट से देख के बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भाई, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कंपटीशन, एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में तनुज है एक बच्चा, वो कह रहा है मैं करूंगा किसमें पार्टिसिपेट, जैवलिन थ्रो में, मैं बनूंगा नीरज चोपड़ा, और अपनी बहन को कह रहा है तुम क्या करो, तुम तो करो एक जंप में, रोप जंप कर लो, तुम तो 80 कूद लो, लड़कियों के लिए वही ठीक रहता है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का सीधा सीधा उदाहरण हो गया, जेंडर रूढ़िबद्धता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 20, बताओ एक बार। पेपर लीक की अभी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है और बहुत कम संभावना है कि ऑफिशियल होगी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, तो आराम से पेपर देखो कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से अपना आगे का सोचो। विच और कुछ होगा तो वो प्रॉपर आएगा ऑथेंटिक सोर्स से, सीबीएसई खुद बताएगा ये चीजें होंगी, खुद से अज्यूम नहीं करना है, या यूट्यूब के सोर्सेस पे इस चीज के लिए आप ठीक से रिलाय नहीं कर सकते, है ना। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन वो तो डिस्प्रैक्सिया में होता है, ये तो डिसलेक्सिया है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, डिफिकल्टी इन स्पेशल अवेयरनेस नहीं, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग यानी ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण, भाई पढ़ना क्या है, ध्वनियों का ही तो प्रसंसीकरण है ना, COW काउ होगा, ये क्या है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, किस साउंड से किस लेटर से कौन सी साउंड बनेगी, ये पढ़ नहीं पाता बच्चा, ये फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग उसके दिमाग में हो नहीं पाती कि अभी जो दूसरे पेपर में आया हुआ था कि कैसे कौन से लेटर के मिलने से कौन सी साउंड बन रही है, ये वो प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए पढ़ नहीं पाता। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, तो सिंपल है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोच करके अपसारी चिंतन के माध्यम से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बेस्ट तरीका। आगे बढ़ते हैं, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप दिशाओं में सोच रहे हैं तो क्या करेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज, मल्टीपल आंसर्स, डाइवर्जेंट का मतलब ही है मल्टीपल, कन्वर्जेंट है वन करेक्ट आंसर पे आना, मैराथन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। थर्ड ऑप्शन, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना है, अपसारी चिंतन, एक सही समाधान पे, जैसे आप 4 में से एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आप अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फटाफट से, ये कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में क्या सही नहीं है, रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई कर लेंगे बिगिनिंग में, ठीक है, गिवन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, फीडबैक हो जाएगा, कंपेयर नहीं करेंगे भाई, कंपेयर करना यहाँ पे गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही हो जाएगा, है ना, जो गलत है वही सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है यहाँ पे, ना कि तुलना करनी है बच्चों की आपस में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट से, ये थोड़ा सा टेढ़ा पेपर है जो हमारे पास आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम, प्रतिपुष्टि की विशेषता, अच्छी प्रतिपुष्टि की विशेषता, तो इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक, एक तो टाइम पे हो, दूसरा विशिष्ट, जहां बच्चों को समस्या है वहां आप बताएं, जेनरिक वे में नहीं कि आप समझ में नहीं आया कि फीडबैक क्या है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें 2 ही चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एज पर हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर का डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा नहीं था ना पेपर 2 में, इसमें आया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आपको मैच करना है म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कॉम्पोजिशन स्किल्स, ठीक है, स्पेशल स्किल ऑफ एप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड, वो नेचुरलिस्टिक होती है, इंट्रापर्सनल यानी सेल्फ, तो ये कह रहे हैं अदर्स की फीलिंग्स को जानना, तो वो तो इंटरपर्सनल होता है। लॉजिको मैथमेटिकल एथलेटिक एबिलिटी नहीं है, लॉजिकल एबिलिटीज है मैथ्स और साइंस की, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है संगीतमय का मतलब है प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, कुछ परफॉर्म करना, कुछ बजाने हैं, आप म्यूजिक बजा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं डांस में भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, अगर वैसे डांस तो काइंड सेटिंग में चला जाता है, बट म्यूजिकल रिदम्स के प्रति आप क्या है, परफॉर्म कर पाते हैं, कोई कंपोज कर पा रहे हैं, है ना, तो ये कंपोजिशन स्किल्स, डायरेक्ट म्यूजिक नहीं लिखा है बट हमें इशारे से समझना होगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन इसके आसपास भी सही नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, कौन सा सही है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन अंदर मिलेगा, अंदर का रीजन पनिशमेंट तो नहीं है, कॉम्पिटिशन तो नहीं है, रिवॉर्ड तो नहीं है, तो 4th ऑप्शन ही बचा, फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, जो अभिप्रेरणा किसी काम को करने वाले मजे के लिए की जा रही है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, आपको पढ़ने में आ रहा है आप इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई और रीजन बाहर नहीं है। मान लीजिए अभी तो यहाँ है पेपर का, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट्स में आते हैं कि हमें पेपर नहीं देना फिर भी पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑथेंटिक टास्क पे बेस्ड होगी, एक ऐसी प्रमाणिक कार्य होने चाहिए, सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड, ये सब पैसिव नहीं।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको याद होगा जो लोग बैच में होंगे, मैंने ये एक प्रॉपर चार्ट दिखाया भी था, बट शायद ठीक से एक्सप्लेन इस बार नहीं किया था, तो हल्का सा बता भी दिया था, उतने से काम बन जाता वैसे, बट बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं गए थे हम, क्योंकि मेरे को लगा कि सीटेट के लेवल पे नहीं पूछते हैं सच, बट यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने वो मेंशन कराया था, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट में, ये वैसे भी पेडागोजिकल स्पेशल बैचेस में भी मैं ये कराती हूँ, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी। हैंडीकैप होता है जो समाज बना देता है व्यक्ति को, इम्पेयरमेंट होती है जो शारीरिक है या बायोलॉजिकल है, कोई आपके हाथ कटा हुआ है, कुछ और है इस तरह का, कुछ भी हो सकता है जो बायोलॉजिकली ही है। या अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी फंक्शनल होती है, फंक्शन करने की एबिलिटी। जब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं डिसलेक्सिया की वजह से, तो ये फंक्शनली तो हुआ, ठीक है ना। जरूरी नहीं आपको ढूंढ पाए कि बायोलॉजिकल क्या समस्या है, वो न्यूरोलॉजिकल है। इंपेयरमेंट इज अ क्या, ऑपरेटिव, क्रियात्मक है इंपेयरमेंट, नहीं नहीं नहीं, क्या है ये, बायोलॉजिकल होगा। वैसे फिजियोलॉजिकल होता है सही शब्द, बट फिजियोलॉजिकल हमारे पास यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन में है नहीं, और ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो ये जैविक है ना, कोई जैविक है, ये क्या है, इंपेयरमेंट जैविक है, डिसेबिलिटी जो है वो फंक्शनल होती है, ये तो सिंपल ही है, तो सी ऑप्शन ही यहाँ आपका सही बनेगा। इंपेयरमेंट मान लीजिए व्यक्ति का हाथ नहीं है, आंख जो है कुछ लग गया मान लीजिए, और एक आंख खराब हो गई, तो वो इंपेयरमेंट है, उस आंख का खराब होना, उस आंख के खराब होने की वजह से कोई काम ना कर पाना डिसेबिलिटी है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम तो कर लेते हैं बेटा, तुमसे नहीं दिख रहा, समाज बनाता है हैंडीकैप। तो ये तीन मुख्य अंतर हैं तीनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, इसमें बहुत तरह तरह की बातें रहेंगी, बट देख लेना इसमें आंसर यही मिलेगा आपको, क्योंकि बनता ही नहीं है कुछ और, है ना। ये मत कह देना डिसेबिलिटी फिजिकल भी तो हो सकती है, वो सब फंक्शनिंग की बात हो गई, तो वो फंक्शन मतलब फाइनली फंक्शन करने में दिक्कत हो रही है, वो किसी भी रीजन से हो, तो सी ऑप्शन ही सही बैठेगा यहाँ। स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, थिंक अलाउड, बच्चा बोल बोल के सोच रहा है, खुद को दिशा देगा, प्रॉम्प्ट, क्यूज, क्वेश्चन, रोट रिहर्सल को छोड़ दें, तो बाकी सब, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है, ए बी सी डी। आज के लिए आखिरी सवाल करेंगे अब हम। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something, यानी सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद का बेनिफिट देखते हैं, मुझे क्या फायदा होगा इसमें, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये सारी कहानियां मैंने आपको बताई हैं। ये क्या है, सेकंड लेवल है। एट दी थर्ड स्टेज इन दी सेकंड, नहीं, फर्स्ट स्टेज सेकंड लेवल, एट दी सेकंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, नहीं, फर्स्ट स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, नहीं, ये क्या दे दिया इन्होंने, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, हाँ, फोर्थ। टिट फॉर टैट पहले ही लेवल की बात हो रही है और उसकी सेकंड स्टेज है ना। टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं। तो आउट ऑफ 30 कितना आपने स्कोर किया ये बता दीजिए, और पेपर को लेके बिना मतलब बेताब परेशान मत घूमिए। बहुत आज तक की हिस्ट्री में ऐसा जनरली नहीं हुआ है कि पूरा पेपर कैंसिल हो गया और फिर से हुआ हो। कभी कोई समस्या होती भी है तो किसी पर्टिकुलर सेंटर का ही पेपर हद से हद री एग्जाम वो लोग कराते हैं, अदरवाइज सीटेट में ऐसा नहीं होता है। और तो इस चीज़ को तो आप दिमाग से भी साइड ही कर दीजिए, फोकस करिए इस बात पे कि कितने ठीक हुए, और 15 दिन में आंसर क्या आ जाएगी, 1 महीने में रिजल्ट, ठीक है। और कुछ होगा अगर ऑथेंटिक, भगवान न करे कुछ हुआ भी होगा जिसमें सच में जेन्युइन, जिसके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का आप भरोसा मत कीजिए कि यहाँ से ये देख लिया, ये फोटो लीक हुआ था तो ये हुआ था। वो खुद से कयास लगाना बहुत आसान होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है उस इमेज की या किसी भी चीज़ की, ये पता लगाना अपने आप में एक अलग कहानी है ना। तो बहुत ज़्यादा चटकारे वाली न्यूज़ से बचना है, ये हर साल की न्यूज़ है, हर बार होती है इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चंस आपको होपफुली 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस जो है ऐसे ही मिले आंसर की में, है ना। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो हुआ, अदरवाइज होता नहीं है। चलिए धन्यवाद, टेक केयर। अब मिलेंगे, एक आध दिन में मिल जाएंगे, है ना। कल उदय सर आपसे मिलेंगे, D2+B का बैच आपका आ चुका है करियरविल ऐप पे। थैंक यू सो मच, बहुत आपने सपोर्ट किया, बहुत मज़ा आया पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, आपको भी। चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे। अब मतलब कल तो शायद उदय सर मिलेंगे आपसे, बट मैं भी सो जाती हूँ, आप भी थोड़ा आराम कीजिए 1-2 दिन बाद।